20 दिसंबर 2016 फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर और एक्टर सैफ अली खान के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया तैमूर। ये नाम सुनते ही लोग भड़क गए और जो लोग उन्हें बधाइयां दे रहे थे अब वो उन्हें ट्रोल करने लगे। लोगों का गुस्सा जायज भी था, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि तैमूर एक हत्यारा था। 9 अप्रैल 1336 को समरकंद के एक कबीले में पैदा हुआ तैमूर बचपन में भेड़ बकरियां चुराता था, लेकिन बड़े होकर उसने बदमाशों की एक फौज बनाई और अलग अलग इलाकों में लूटपाट करने लगा। इसी इरादे से 17 दिसंबर 1398 में वो रावी और झेलम को पार करते हुए भारत में दाखिल हुआ और उसके बाद भटनेर और पानीपत होते हुए दिल्ली पहुंचा। रास्ते में आए हर छोटे बड़े शहर में न सिर्फ उसने लूटपाट की बल्कि जबरदस्त कत्लेआम भी मचाया, लेकिन उसने असली तबाही मचाई दिल्ली में। वो 15 दिन दिल्ली में रुका, जहां उसके सैनिकों ने पहले दिल्ली के सुल्तान को हराया, फिर लोगों पर जुल्म ढाना शुरू किया। वो लोगों के घरों में घुसते और किसी एक शख्स को उठाकर बाहर ले आते और पूरे परिवार के सामने उसे या तो जिंदा जला देते या सूली पर चढ़ा देते या फिर उसके हाथ पैर काटकर उसे उसके परिवार के आगे ही मरने के लिए छोड़ देते थे। बहुत सारे लोगों के शरीर में ही उन्होंने जीते जी कीलें ठोक दी थी। तैमूर ने दिल्ली का वो हाल किया कि यहाँ पर हर तरफ लाशें ही लाशें फैल गई। उसने ना सिर्फ दिल्ली को लूटा बल्कि यहाँ पर 1 लाख लोगों की हत्या भी करवाई। लोगों के सिरों को काटकर मीनारें बनवा दी ताकि जनता में खौफ पैदा हो। उसने पूरी यमुना नदी को लाशों से भर दिया। इतना ही नहीं, धन दौलत के साथ साथ अनाज को भी तैमूर ने इस कदर लूटा कि दिल्ली खाली हो गई। कहते हैं कि करीब 100 सालों तक दिल्ली के लोग इस हमले से उबर नहीं पाए। इतिहास में तैमूर को अपने कुकर्मों के कारण कभी महान तो नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर और अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रख दिया। मुगल बादशाह जहांगीर भले ही तैमूर से बेहतर था, लेकिन वो भी कम क्रूर नहीं था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने इस्लाम ना अपनाने के कारण जलती हुई भट्टी पर बैठा दिया था और उन्हें कई दिनों तक घोर यातनाएं दी थी। वैसे तो इतिहास इन दोनों को ही बेरहम बताता है, लेकिन मुगलों की सैफ अली खान के परिवार पर काफी मेहरबानी रही। वो ऐसे कि सैफ अली खान एक एक्टर होने के साथ ही पटौदी रियासत के 10वें नवाब भी हैं। पटौदी, बेशक इस रियासत से जुड़ा कोई भी किस्सा आपने शायद ही सुना हो, क्योंकि ना तो ये बहुत बड़ी थी, ना ही ज्यादा पुरानी और ना ही कुछ खास नामी गिरामी। इतिहास बताता है कि यहाँ के नवाब एक वक्त पर मुगलों के वफादार थे, लेकिन मुगल साम्राज्य का अंत होता देख ये अंग्रेजों के वफादार हो गए और इसी वफादारी के इनाम में इन्हें पटौदी की जो थोड़ी बहुत जमीन मिली उसी पर ये नवाब होकर बैठ गए। दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग थे जो अंग्रेजों के वफादार रहे, लेकिन इन पर इस खास मेहरबानी की आखिर वजह क्या थी, ये जानने के लिए हमें चलना होगा पटौदी रियासत के इतिहास में। ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी से। तब सिंधु नदी के दोनों तरफ फैला भारत एक ही देश था। एक तरफ जहां भारत में लोदी वंश का राज था, वहीं भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान में अलग अलग कबीले हुआ करते थे। आज की तरह ही तब भी इन दोनों देशों की परिस्थितियां काफी अलग हुआ करती थी। एक तरफ जहां भारत समृद्ध था, संपन्न था, वहीं अफगानिस्तान के कबीलों में रहने वाले ये लोग काफी गरीब हुआ करते थे। ये ऊंची कदकाठी के और जंग लड़ने में माहिर होते थे, इसीलिए भारत में अलग अलग राजाओं के लिए ये पैसे लेकर जंग लड़ा करते थे। ऐसे ही एक अफगानी सरदार थे सलामत खान। ये अफगानिस्तान के भड़ैच कबीले से आते थे और पहली बार बहलोल लोदी ने इन्हें मेवात के इलाके को काबू करने के लिए बुलाया था। ये वो दौर था जब दिल्ली की सत्ता के सिपहसालार बदलने वाले थे। हुआ यूं
कि 16वीं सदी की शुरुआत में बाबर ने दिल्ली की सत्ता हासिल की और जैसे ही वो मुगल बादशाह बना वैसे ही सलामत खान बाबर की सेना में शामिल हो गए। उनके परिवार के लोग जो अभी तक लोदियों के लिए काम करते थे वो मुगलों से जा मिले। उन्होंने कई लड़ाइयों में मुगलों का साथ दिया। सलामत खान की मौत के बाद उनके बेटे अल्फ खान ने भी मुगलों की सेना में काम किया। वक्त के साथ इन्होंने मुगल दरबार में इतनी पक्की जगह बना ली कि मुगलों ने इनके परिवार के लोगों को अपने ही दरबार में अलग अलग ओहदों पर नौकरी पर रख लिया। जब तक मुगलों का राज रहा तब तक ये परिवार मुगल दरबार में रहा। लेकिन फिर आई 18वीं सदी। साल 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया और इसी के साथ ही मुगल साम्राज्य टूटने लगा। तब इन अफगानियों के सामने संकट खड़ा हो गया कि अब ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इनके पास ना अपनी रियासत थी ना ही अपना कोई काम। इसलिए इन्होंने एक तरकीब निकाली। ये अपनी जान पहचान के कबीले वालों को अफगानिस्तान से भारत बुलाकर अपनी अपनी फौज तैयार करने लगे। अब जब भी किसी राजा को जंग पर जाना होता तब ये उनसे पैसा लेते और उनके साथ जंग में शामिल हो जाते। मराठा, राजपूत, मुगल नवाब जो भी उन्हें ज्यादा पैसा देता ये उनकी तरफ से ही लड़ाइयां लड़ते। कुल मिलाकर इन्होंने अपना पुराना काम फिर शुरू कर दिया था। 18वीं सदी के आखिर में जब मुगल सल्तनत खत्म होने की कगार पर थी तब दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह शाह आलम 10 सेकंड बैठे थे और सलामत खान की पीढ़ी के फैज तलब खान उनकी सर्विस में थे। मुगलों को कमजोर पाकर अहमद शाह अब्दाली और रोहिल्लाओं जैसे अलग अलग लुटेरे बार बार दिल्ली पर अटैक कर रहे थे। इसीलिए शाह आलम ने तब के शक्तिशाली सरदार महाजी राव सिंधिया को अपना वकील ए मुतालिक नियुक्त किया। कहते हैं कि उस दौर में महाजी राव सिंधिया बहुत ही शक्तिशाली मराठा सरदार थे। साल 1770 से लेकर 1780 तक दिल्ली, गुड़गांव और पटौदी का पूरा इलाका उन्हीं के कंट्रोल में था। मुगल बादशाह सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली थे। तब फैज तलब खान महाजी राव सिंधिया के बेटे दौलत राव सिंधिया की सर्विस में थे। ये इतिहास का वो दौर था जब एक तरह से दिल्ली की सत्ता मराठों के हाथ में थी। लेकिन अब इस तख्त पर नजर थी अंग्रेजों की। साल 1775 से लेकर 1782 तक अंग्रेजों और मराठों के बीच कई एंग्लो मराठा वॉर हुए। मराठों ने इन युद्धों को बहुत ही वीरता से लड़ा, लेकिन अफसोस कि चंद पैसों के लालच में फैज तलब खान ने उन्हें धोखा दे दिया। हुआ यूं कि मराठों की सेना में शामिल फैज तलब खान समेत कई अफगानी ऐन वक्त पर मराठों का साथ छोड़कर अंग्रेजों की तरफ से लड़ने लगे। अचानक हुए इस धोखे के कारण मराठे युद्ध हार गए और दिल्ली की सत्ता पर अंग्रेजों का राज हो गया। उस वक्त अंग्रेजों के कमांडर इन चीफ लॉर्ड गेराल्ड लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज जीत गए थे, इसीलिए उन्होंने अपना साथ देने वाले लोगों को इनाम दिए। उन्होंने ही फैज तलब खान को तोहफे में पटौदी की जमीन दी थी। हालांकि उस वक्त भी ये कोई रियासत नहीं थी, लेकिन इस इनाम से खुश फैज तलब खान ने मराठों के सारे राज अंग्रेजों के सामने उगल दिए। अंग्रेजों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया। मराठों के खिलाफ हर जंग में वो फैज तलब खान को साथ ले जाते। उस वक्त मध्य प्रदेश का रामपुरा भानपुरा का इलाका होलकरों का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। अंग्रेजों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन फैज तलब खान सब जानते थे। उनकी मदद से अंग्रेजों ने होलकरों को हराया और भरतपुर के राजा को हराने में भी उन्हीं का हाथ था। कुल मिलाकर पैसों की लालच में उन्होंने मराठों की हर रणनीति और सारी जरूरी जानकारियां अंग्रेजों को दे दी। इसी वजह से मराठे एक एक करके सारी जंग हारते गए और अंग्रेज जीतते चले गए और मराठों से इसी गद्दारी का इनाम था पटौदी रियासत। साल 1804 में अंग्रेजों ने पटौदी को रियासत घोषित किया और मोहम्मद फैज अली तलब खान सिद्दीकी वहां के पहले नवाब बन गए। इस तरह कभी अफगानिस्तान के कबीले में रहने वाला ये परिवार अब पटौदी रियासत पर राज करने लगा। कई सालों तक इन्होंने अलग अलग इलाकों को जीतने में अंग्रेजों की काफी मदद की, लेकिन फिर आया साल 1857। पूरे उत्तर भारत में
अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की आग सुलगने लगी। जिस बगावत को मंगल पांडे ने शुरू किया उसमें कई अलग अलग रियासतों के राजा और भारत की जनता भी शामिल होते चले गए। ये आजादी के लिए पहली क्रांति थी। कहते हैं कि उस समय जगह जगह पर लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने लगे और क्रांतिकारियों की भीड़ अंग्रेजों को निशाना बना रही थी। क्रांतिकारियों का ऐसा ही एक दल गुड़गांव पहुंचा और बहुत सारे अंग्रेज अफसरों को कैद कर लिया। क्रांति का ये जोर देखकर एक बार तो अंग्रेज भी घबरा गए थे, लेकिन तभी फैजतलब खान के बेटे और पटौदी के दूसरे नवाब अकबर अली खान ने क्रांतिकारियों पर हमला कर दिया और अंग्रेज अफसर एक बार फिर आजाद हो गए। कहते हैं कि इस बात से क्रांतिकारियों में काफी गुस्सा था, इसीलिए एक शाम मौका पाकर क्रांतिकारियों की एक भीड़ ने पटौदी रियासत पर भी हमला कर दिया। भले ही पटौदी की सेना कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके पास अंग्रेजों के दिए हुए अपग्रेडेड हथियार थे। उन्होंने इन्हीं हथियारों से क्रांतिकारियों पर हमला कर दिया, जिससे सैकड़ों क्रांतिकारी शहीद हो गए। यानी कि सैफ अली खान के पुरखों ने खुलकर देशभक्त क्रांतिकारियों का खून बहाया। मगर देश से की गई इस गद्दारी के इनाम में उन्हें अंग्रेजों ने खूब सम्मान और इनाम दिए। वहीं दूसरी तरफ पटौदी से कुछ दूर झज्जर भी उस वक्त एक रियासत हुआ करती थी और फैजतलब खान के साले वहां के नवाब हुआ करते थे। कहते हैं कि उनके बेटे यानी कि झज्जर के नवाब के बेटे अब्दुल हमीद खान, जो कि उस वक्त झज्जर के नए नवाब ही बने थे, उन्होंने इस क्रांति में क्रांतिकारियों का ही साथ दिया था। लेकिन उन्हें इसकी सजा ये मिली कि अंग्रेजों ने नवाब को फांसी दे दी और झज्जर रियासत को ही खत्म कर दिया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऐसे ही नवाबों और राजाओं की मदद से अंग्रेजों ने आजादी के लिए हुई पहली क्रांति को कुचल कर रख दिया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज संभल गए। वो ये समझ गए थे कि भारत पर राज कैसे करना है, इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा ली और अब उन्हें इन नवाबों की जरूरत नहीं रही। इसी के साथ ही पटौदी रियासत का महत्व भी अब खत्म हो गया। वक्त बीता, पीढ़ी दर पीढ़ी पटौदी के नवाब बदलते गए। साल 1917 में पटौदी के नवाब बने इफ्तिकार अली खान। इफ्तिकार अली खान यानी कि सैफ अली खान के दादा। इनका जन्म साल 1910 में हुआ था, लेकिन सिर्फ 7 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए इतनी कम उम्र में ही उन्हें पटौदी की गद्दी पर बैठा दिया गया। हालांकि उनकी तरफ से राजकाज उनकी मां ने संभाला और उन्हें पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड भेज दिया। यहाँ पर उनकी दिलचस्पी क्रिकेट में हो गई। कहते हैं कि वो क्रिकेट, हॉकी और पोलो के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। उस दौर में भारत अंग्रेजों का गुलाम था और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम काफी बेहतर मानी जाती थी, इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की तरफ से खेलना शुरू कर दिया। नवाब इफ्तिकार अली खान क्रिकेट खेलने में इतने माहिर थे कि साल 1932 में उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। साल 1933 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच खेला गया उसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनका टीम के कैप्टन से विवाद हो गया और उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम छोड़ दी। साल 1946 में वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। 1947 में वो इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे। वो अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इंग्लैंड और भारत दोनों की तरफ से खेला। नवाब इफ्तिकार अली खान की शादी भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी साजिदा सुल्तान से तय हुई थी। उस वक्त भोपाल काफी बड़ी और अमीर रियासत थी, इसीलिए इन दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई। कहते हैं कि साजिदा यानी कि सैफ की दादी को ससुराल में कोई भी कमी महसूस ना हो, इसलिए उनके दादा इफ्तिकार अली खान ने एक बहुत ही शानदार महल बनवाने की सोची और वो अपना महल कनॉट प्लेस जैसा बनवाना चाहते थे। सही सुना आपने, कनॉट प्लेस। उस वक्त मशहूर आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉर वसेल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस को डिजाइन किया था, जो अपने शानदार डिजाइन के कारण हर किसी को बहुत पसंद आ रहा था। कहते हैं कि पटौदी के नवाब इस डिजाइन के इतने मुरीद हो गए थे कि उन्होंने भी उसी तरीके से अपना नया महल डिजाइन करवाने की सोची। उन्होंने ये जिम्मेदारी रॉबर्ट टॉर वसेल को ही दी।
वसेल ने अपने को आर्किटेक्ट मोंटे हाइंस के साथ मिलकर 150 कमरों का एक शानदार महल तैयार किया, जिसे नाम दिया गया इब्राहिम पैलेस। शादी के बाद साजिदा और इफ्तिकार इसी महल में रहते थे। इन दोनों के 4 बच्चे हुए, जिनमें से 3 बेटियां थी और एक बेटा था। लेकिन साल 1947 में देश आजाद हो गया और इसी के साथ ही राजे रजवाड़े भी खत्म हो गए। बहुत सी रियासत के राजा, खासकर नवाब, ये चाहते थे कि या तो वो पाकिस्तान में जाएं या फिर आजाद रहें। इन्हीं में से एक थे नवाब हमीदुल्लाह खान, यानी कि सैफ अली खान की दादी के पिता। हमीदुल्लाह खान की रियासत भोपाल काफी बड़ी थी, अमीर थी, इसलिए उनका रसूख बहुत ज्यादा था। उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो पाकिस्तान में जाते हैं तो जिन्ना के बाद अगला गवर्नर उन्हें ही बनाया जाएगा। इसीलिए उन्होंने भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो तो जोधपुर समेत राजस्थान का आधा हिस्सा पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन मारवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने उनकी चाल को फेल कर दिया। अब वो कैसे? इसकी दिलचस्प कहानी पर हमने एक वीडियो और बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, भोपाल की रियासत बड़ी थी, इसलिए उसके पास पाकिस्तान में जाने का ऑप्शन भी था। लेकिन नवाब पटौदी के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि एक तो उनकी रियासत बेहद छोटी सी थी और ऊपर से उनके चारों तरफ की जितनी भी रियासतें थी वो सब हिंदुस्तान में जा मिली थी। अब वो ये बात समझ गए थे कि भारत में मिल जाने के अलावा उनके पास अब और कोई चारा ही नहीं है। उस वक्त रियासती विभाग के सेक्रेटरी रहे वीपी मेनन ने अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट में लिखा था कि इफ्तिकार अली खान ने दिल्ली आकर खुद अपनी रियासत भारत को सौंप दी। वहीं दूसरी तरफ भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल को तो पाकिस्तान में मिला नहीं सके, इसीलिए वो खुद ही अपनी बेटियों को लेकर पाकिस्तान चले गए। लेकिन साजिदा सुल्तान अपने पति के साथ हिंदुस्तान में ही रहीं और पटौदी के साथ ही भोपाल की संपत्ति भी उन्हीं के पास चली गई। इस तरह किस्मत ने उन्हें दौलत तो बेहिसाब दी, मगर अफसोस कि साल 1952 में इफ्तिकार अली खान को पोलो खेलते वक्त अचानक हार्ट अटैक आ गया और सिर्फ 41 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, जिसके बाद मंसूर अली खान को पटौदी का नवाब बनाया गया। वे पटौदी के 9वें नवाब थे और अपने पिता की तरह ही एक बेहतरीन क्रिकेटर थे। वो इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो गए और उन्हें 60 के दशक के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माना जाता था। वही उनकी मां यानी कि सैफ की दादी साजिदा सुल्तान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। कहते हैं कि नेहरू ने उन्हें दिल्ली में एक बंगला भी दिया था। वो ज्यादातर दिल्ली में ही रहती थीं। अब एक तरफ इतिहास में पटौदी रियासत का नाम भले ही धुंधला होता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मंसूर अली खान पटौदी यानी कि सैफ अली खान के पिता क्रिकेट की दुनिया में नाम कमा रहे थे। कहते हैं कि एक रोड एक्सीडेंट में उनकी एक आंख डैमेज हो गई थी और डॉक्टर्स ने उन्हें पत्थर की आंख लगा दी, लेकिन फिर भी सिर्फ एक आंख के सहारे उन्होंने क्रिकेट खेला। साल 1978 में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की पोती और फिल्म एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से शादी की। इन दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनमें से सैफ अली खान सबसे बड़े थे और उनकी 2 छोटी बहनें सोहा और सबा अली खान थी। अपनी मां की तरह ही सैफ अली खान भी एक फिल्म एक्टर बने और सोहा अली खान भी, जबकि उनकी छोटी बहन सबा अली खान ने ज्वेलरी डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया। सैफ अली खान की पहली शादी अमृता सिंह से हुई, जो भी एक एक्ट्रेस थी, और उनकी बेटी सारा अली खान भी आज एक फिल्म एक्ट्रेस है। वहीं इनकी दूसरी शादी हुई करीना कपूर के साथ, जिनसे इन्हें 2 बेटे हैं, तैमूर और जहांगीर, और इन्हीं के नाम को लेकर अक्सर बवाल होता रहता है। खैर, नवाब मंसूर अली खान के निधन के बाद सैफ अली खान को पटौदी का 10वां नवाब बनाया गया। पटौदी का राज परिवार आज एक्टिंग लाइन में होने के कारण मशहूर है, लेकिन इतिहास में झांककर देखा जाए तो इनके पुरखों ने देश के लिए नहीं बल्कि देश के खिलाफ ही काम किया। पैसे के लिए वो कभी मराठों को धोखा देकर अंग्रेजों की तरफ हो गए तो कभी क्रांतिकारियों का कत्ल करवा दिया। हिंदुस्तान में तो ये इसलिए शामिल हो गए क्योंकि पाकिस्तान में जाने का इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था।
लेकिन सदियों से भारत में रहने के बावजूद भी इनकी सोच नहीं बदली। आज भी इनकी सोच जहांगीर और तैमूर को महान बताने वाली ही है। हो भी क्यों ना, मुगलों के इन पर मेहरबानी जो रही है। बहरहाल पटौदी रियासत का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आता है पटौदी पैलेस के कारण, जिसे एक वक्त पर निमराना फोर्ट के मालिकों को लीज पर दिया गया था। लेकिन बाद में ये पैलेस सैफ अली खान को वापस मिल गया और अब यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। ये महल काफी बड़ा है, खूबसूरत है और इसके फोटो अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। लेकिन ये महल और ये रियासत कैसे बनी, ये आप खुद जान ही चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल के नवाब से जो संपत्ति सैफ अली खान की दादी को मिली थी, उसके कुल मिलाकर 20 वारिस हैं। क्योंकि नवाब पाकिस्तान चले गए थे, तो इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सरकार भी इस प्रॉपर्टी को कब्जे में ले सकती है। हालांकि ये मामला अभी डिस्प्यूटेड है। खैर दोस्तों, ये थी पटौदी रियासत की पूरी कहानी। इसे सुनकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि भारत की सभी रियासतों के नवाबों का इतिहास उतना बेमिसाल नहीं है जितना कि राजपुताने के महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज का था। लेकिन फिर भी इतिहास तो इतिहास है। और इतिहास की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कर दें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस मेल एड्रेस पर लिख भेजें। हम मिलेंगे आपको अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।